न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो एक बार चुनाव मतदान के बाद फिर चर्चा के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अपने स्टूडियो में चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, जो आप डीएल अखबार के प्रभारी भी हैं और अमर उजाला के काफी समय तक प्रभारी रहे। इस बार चर्चा का विषय जैसे कि मतदान हो चुका है, लेकिन अब चर्चाएं हो रही हैं शहर में, गली में, नगर में, चौपाल पर, चाय की दुकानों पर चुस्कियों के साथ कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये बात हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी चर्चाएं अखबारों में भी प्रकाशित हो रही हैं और चैनल पर भी दिखाई जा रही हैं। लेकिन हम जो चर्चा लेकर आए हैं वो चर्चा है इसी चुनाव से संबंधित है। लेकिन इस चर्चा में जो प्रत्याशी खड़े हुए उनके अग्नि परीक्षा तो थी ही थी, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए पार्टीगत लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबसे बड़ी परीक्षा उनकी होती है। क्योंकि पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा जनबहुल जुड़ा हुआ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन ये लोकसभा चुनाव उनके लिए अब एक अग्नि परीक्षा का विषय बन चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी। इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए भाजपा और कांग्रेस और गठबंधन, और हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन नहीं, गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इसमें राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा की। हेमा मालिनी के लिए इस बार ये लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी प्रबल रूप से उनके सामने खड़े रहे। उनके लिए तो अग्नि परीक्षा रही है, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए हैं पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, जैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीकांत शर्मा तो सबसे पहले हैं, क्योंकि वो मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। उसके बाद नंबर आता है चौधरी लक्ष्मी नारायण का। उसके बाद दो विधायक हैं, कारिंदर सिंह और पूर्ण प्रकाश। इसके अलावा प्रणव पाल भी हैं और डीपी गोयल हैं, जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार भी हैं। इन सब की इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये अभी चर्चा का विषय है, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। ये वो लोग हैं जो पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं और पार्टी की मजबूती के लिए अपना एक अच्छा दावा पेश करते हैं। क्या आप कुछ कहेंगे इस बारे में कि 4 विधायक, जिसमें 2 मंत्री भी हैं और अच्छे डीपी गोयल सरीखे, नागेंद्र सिकरवार सरीखे, जिलाध्यक्ष सरीखे, क्या इनकी परीक्षा नहीं है ये लोकसभा चुनाव? ये लोकसभा चुनाव में कई बातें दिलचस्प देखी गई। पहली बात तो ये है कि जो चर्चाएं हैं हार जीत के साथ साथ यह भी चर्चाएं आम चौराहे पर, चौपालों पर है कि ये हेमा मालिनी, नरेंद्र सिंह और महेश पाठक के बीच ही चुनाव नहीं था, बल्कि इन लोगों के साथ, यानी इन प्रत्याशियों के साथ जो नेता लगे हुए हैं उनकी अग्नि परीक्षा भी है कि वो अपने क्षेत्र से, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से, वार्ड से, अपने गांव से कितना वोट डलवा पाते हैं। विगत के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में हमारे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि जब मतपेटिकाएं खुलती थी, यानी वोटिंग मशीन बाद में जो जमाना आया उसमें देखा तो जो नेताजी थे जो दम भरते थे कि हम इतना वोट दिलवा पाएंगे, उनके गांव में उनके 20 वोट भी नहीं निकले, सारे दावे फिक्स हो गए, सारे दावे फिक्स हो गए। तो आज आपने जो एंगल चुना है, जो बिंदु चुना है कि इन नेताओं की अग्नि परीक्षा प्रत्याशियों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, ये श्रीकांत शर्मा जी का गांव है कांठौली, ये बॉर्डर का गांव है राजस्थान का, गोवर्धन से 4 किलोमीटर आगे है। ये ब्राह्मण बाहुल्य का गांव है। यहाँ तो मैं ये बात को मानता हूँ कि ये वोट अपने प्रभाव से भी दिलवा सकते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो ब्राह्मणों का रुझान इस चुनाव में हेमा मालिनी की तरफ रहा, बीजेपी की तरफ रहा, तो वहाँ तो ठीक रहे। तो कारिंदा भी वहाँ के विधायक हैं। रही बात कारिंदा सिंह का गाँव रिफाइनरी के पास में है। रिफाइनरी के पास जो गाँव है वो देखने वाली बात होगी कि वो अपने गांव से कितना वोट डलवा पाते हैं। एक बार मैं आपको इसी प्रसंगवश से बताना चाह रहा हूँ, मुझे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बार कहा था, चुनाव के दौरान की बात है काफी साल पहले, कि मेरे क्षेत्र में जो बीजेपी के लीडर्स हैं, पदम सिंह शर्मा जी, राजेश चौधरी, इसके अलावा एसके शर्मा जी और भी लोग,
इनके गांवों के वोट देख लीजिए कि इन्होंने कितने वोट डलवा पाए। ये अपने गांव में वोट नहीं डलवा पाते, हालांकि बड़े सीनियर लीडर हैं पदम सिंह जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं, एस के शर्मा जी और ये एस के शर्मा भी चुनाव लड़ चुके हैं क्योंकि मार्च क्षेत्र से। तो हकीकत ये है कि जब वो वोट निकले थे तो श्याम सुंदर शर्मा जीते थे, शायद ये 2017 से पहले का जो चुनाव था तब की बात है। तो इतने वोट भी नहीं निकले कि वो जो है 100 वोट भी निकाल पाए हुए, जबकि दावा वो बढ़ते थे मैं तो ये बात जो है जनता के बीच अब सामने आ रही है कि वोटिंग के बाद में अब खाली समय है तो ये चर्चा में बात आती है, फिर सामने आने वाली है, सामने आने कौन कितने पानी में है। 23 मई को जिस दिन ये ईवीएम खुलेंगे उस दिन देखना होगा कि इन तीनों नेताओं, खासकर हम मार्च की चर्चा करें तो देखा जाएगा कि इनके गांवों में कितना वोट डलवा पाएंगे। दूसरे जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था, श्रीकांत शर्मा के अलावा डीपी गोयल साहब हैं, वो जनरलगंज में रहते हैं, देखेंगे कि कितने वार्ड अपने से दिलवा पाए हैं, नागिन से करवा रहे हैं। हमारे कॉलोनी में रहते हैं मोतीकुंज में, जिलाध्यक्ष होते हुए कितना मोतीकुंज से वोट डलवा पाए। सिंह तिरवाया गांव के राया के पास के, उनका जनाजा देखने को मिलेगा, जाटों का गांव है, कितना पता चलेगा वो कितना वोट डलवा पाते हैं। कारिंदर सिंह के अलावा और भी जो लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, उनका सांचौली गांव है, छाता विधानसभा में नंदगांव ब्लॉक में, उनके काफी जो है प्रतिद्वंदी है वहाँ पे, तो देखेंगे किस तरीके का। ये तो 23 मई को पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। जो लंबे ऊंचे दावे बढ़ते थे वो दावे कितने सार्थक सिद्ध होते हैं। ये भाजपा के लिए, नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है, केवल लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए नहीं बल्कि उनसे जुड़े, इस पार्टी से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, जो मेधावी पदाधिकारी हैं, उनकी भी अग्नि परीक्षा मानी जाएगी एक तरीके से। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में महेश पाठक जो है साथ रहे प्रदीप माथुर, और प्रदीप माथुर के अलावा जो नेता उनके बात माने जाते हैं यामिनी रमणाचार्य और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि प्रदीप माथुर को तो हमने देखा उनके महेश पाठक के साथ। असल परीक्षा तो कांग्रेसियों की है, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है महेश पाठक, वो तीसरे स्थान पे शुमार किया जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा मुकाबला ही गठबंधन वैसे तो कहते हैं कि साहब हम बड़े लीडर हैं, प्रदीप माथुर जी और उनकी मिसेज हैं प्रीति माथुर जी, जहाँ वोट डाल के आई हैं उस बूथ पर ही हम देखेंगे 23 तारीख को कितना वोट डलवा पाए वो कांग्रेस के लिए। अच्छा, श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू का दामोदरपुरा का देखेंगे, इधर श्याम सुंदर बिट्टू यहाँ रहते हैं धौली प्याऊ में, हमारे मित्र हैं, उनका भी देखेंगे, उनके सेंटर पे वो अपने मोहल्ले से कितना वोट डलवा पाए। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जिस तरीके से कल हमने देखा और हमारे आपके बीच में इसको लेकर चर्चा भी हुई कि कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनका जो वोट है परंपरागत, वो वोट अब की बार कांग्रेस को नहीं गया। क्योंकि हमने जब लोगों से बात की, अलग से ले जाके बात की, उनके मन की बात जानी, तो उन्होंने कहा कि हमने तो हेडपंप को वोट दिए हैं। ऐसे में जब परंपरागत वोट ही हाथ से फिसल गए हो तो क्या इन तीनों की अग्नि परीक्षा नहीं है? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इन पर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, कांग्रेस का परंपरागत वोट शुरू से रहा है जी, और ये वोट जो है रूरल में जितना पड़ना चाहिए शायद उतना नहीं मिला है, जो जैसे हमारे पास जो सूचना मिल रही है। हाँ, शहर में कुछ वोट ऐसा जरूर है जो चतुर्वेदी समाज का, क्योंकि पाठक जी चतुर्वेदी हैं, तो चतुर्वेदी समाज के पंडा समाज का वोट काफी जो है ले गए हैं, मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बात रही तो कांग्रेस की, अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल में RS सिकरवार हैं, रामवीर भरंगर हैं, योगेश नौहवार हैं और अनूप चौधरी भी हैं, और सबसे बड़े हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, जो RLD की तरफ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इनके लिए क्या चुनौती रहेंगी? हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रीय लोकदल में भी बड़ा जो क्योंकि अपने को जनाधार वाला नेता बताने वाले काफी हमारे बीच में नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके गांवों में भी, उनके क्षेत्र में भी देखने पड़ेगा कि भाई वोट कितने निकलते हैं। अब तो ये नहीं कह सकते हम लोग कि वहाँ गठबंधन को उन्होंने कितने वोट दिलवा पाए, लेकिन एक तरीके से राजेंद्र सिंह सिकरवार साहब की अग्नि परीक्षा है। उनका गांव कासिमपुर है, आसपास उनका बहुत प्रभाव है, पूरे समूचे बलदेव क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव है। और रामवीर सिंह भरंगर हैं, उनके गांव के पास के हैं, गढ़सौली से आगे उनका गांव है। और
योगेश नौवार हैं, राष्ट्रीय लोकदल के युवा हैं, जो युवा हैं और वहाँ नौवारी के रहने वाले हैं, बिल्कुल। चुनाव भी लड़ चुके हैं। अनूप चौधरी हैं, झंडीपुर पलरे के रहने वाले हैं। डॉक्टर अशोक अग्रवाल नगरी नगर में रहते हैं, लक्ष्मी ये जो स्टेट बैंक चौराहे पर। ये देखना पड़ेगा कि 23 तारीख को उनके यहाँ कितने वोट निकलते हैं। भाई आपने जो है प्रत्याशी के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपका असर तो तभी पता चलेगा ना कि जब आप अपने क्षेत्र में। जी बिल्कुल, ये तो आपने आजादी वाली जो नेताओं की बात कर रहे हैं, ये गांव क्षेत्र के हैं। लेकिन मैंने कल देखा, कल मैं 3 बजे जब गया वहाँ जो प्राथमिक जो वो है स्कूल बना हुआ है, वहाँ 3 बजे आलम ये था कि वहाँ मतदाताओं का नामो निशान नहीं था। वहाँ इक्का दुक्का 3 आ रहे, कभी 2 आ रहे, कभी 1, और वो भी हर 10 मिनट के अंतराल में। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो रुझान है, जो मतदाता है, वहाँ के जो मतदाता है रहने वाले जो कोठियों में रहते हैं, पौष इलाका कहलाता है, बड़े धनाढ्य लोग हैं, डैम के नगर जो है, वो मतदाता मुझे कहीं नजर नहीं आए। शुरू में डाल गए हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो 3 बजे का मैं जो बता रहा हूँ, जो कल जो टेंटेटिवली पहले आंकड़े ये आए थे, उनसे हट करके बिल्कुल फैक्ट्स आए हैं। उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। शहर के मतदाता जो कम निकले हैं जी, और सबसे ज्यादा बल्दे में निकले हैं। तो ये बात सही है कि जो पौष इलाके हैं जहाँ एक उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, वो कम ही निकलते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है वहाँ तो कम निकले होंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात जब आती है तो सबसे पहले तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हैं पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जो मार्च के वर्तमान में विधायक भी हैं। उसके अलावा जो है योगेश द्विवेदी, आप जो है चुनाव लड़ चुके हैं। योगेश द्विवेदी इनकी भी अग्नि परीक्षा है कि इन्होंने गठबंधन के लिए कितना वोट अपने क्षेत्र से, क्योंकि ये सख्त जो बसपा सुप्रीमो होंगे सख्त निर्देश है कि उनके वो जो वोट हैं परंपरागत जो बहुजन समाज पार्टी के लिए जाते हैं, वो कहीं इधर से उधर ना जाए। क्योंकि अगर जब 23 मई को मतपेटिका खुलेगी और ये सब चीजें सामने आएंगी तो बड़ा इनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए, जो वोटिंग के बाद जब परिणाम सामने आ जाते हैं तो हार जीत की समीक्षा हर पार्टी करती है। बिल्कुल करती है। और अब पार्टी जो बसपा में भी होगा, कांग्रेस में भी होगा और बीजेपी में भी मंथन होगा। और ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से नेता जो है इसमें स्टार प्रचारक थे और किस किस ने प्रचार करवाया, और उनके गांव में, उनके वार्ड में, उनके क्षेत्र में कैसा वोट का रुझान निकला, उनके प्रभाव का। तो अब पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की जहाँ तक बात करें तो उनका गांव पचहरा सुनने में आया, चुनौतीपूर्ण लिया उन्होंने और काफी कुछ मेहनत भी की है। सुनने में सहयोग ये है कि उनका भी अलीगढ़ के बॉर्डर पे गांव है, जैसे लक्ष्मी नारायण चौधरी का हरियाणा के बॉर्डर पे है और राजस्थान के बॉर्डर पे श्रीकांत जी का है। तो श्याम सुंदर शर्मा जी का जो पचहरा गाँव है वहाँ देखा जाएगा कि आपने कितने वोट डलवा। मतलब ये तीनों मोर्चे वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोर्चे पे अपने अपने वैसे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इन्होंने वोट अपने गांव में ठीक डलवा पाए हुए। हालांकि इनके भी प्रतिद्वंदी हैं उस गांव में, और श्याम सुंदर शर्मा जी की जो राजनीति है वो कहते भी हैं कि वो माई का लाल क्या राजनीति करेगा जिसके विरोधी न हो। ये उनके वर्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विरोधी ना हो तो क्या, डंके की चोट पर विरोधियों को चुनौती भी देते हैं, और उनके विरोधी होते हैं और एक तरफ उनके समर्थक होते हैं और राजनीति करते हैं वो। तो उनके विरोधी उनके गांव में होंगे। अब देखने वाली बात है कि 23 तारीख को पता चलेगा पचहरा गांव में उनके गांव में कितने वोट। भी देखते हैं वृंदावन में योगेश द्विवेदी ने कितनी मेहनत करी पार्टी के लिए और कितने वोट दिलाए उन्होंने अपने जो वृंदावन में। वो उनकी माता जी तो रहती हैं रंगे जी के पास, और उनकी जो कोठी है वो थोड़ा सा चैतन्य विहार की तरफ है। वहाँ देखेंगे कितना वोट मिलता है, क्योंकि वो तो टोटल बीजेपी बहुल इलाका है। योगेश द्विवेदी की अग्नि परीक्षा होगी, ये आम जनता देखेगी। ये हम और आप चर्चा करके इसको मुद्दे को नहीं फैला रहे हैं, बल्कि ये चौराहों में चर्चा हो रही है, लोग करते हैं, उसी चर्चा तरह के आंकड़े आ रहे हैं। हम यहाँ आंकड़ों के सहित उनके गांव और उनके क्षेत्र समेत चर्चा कर रहे हैं। मैं तरवाया गांव के रहने वाले हैं प्रणतपाल सिंह, वो एक बार उनके गांव में कुछ भी वोट नहीं निकले जब वो कैंडिडेट थे। तो ये सभी चीजें सामने आती रही हैं विगत में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन में शामिल रही, इसमें अगर प्रमुख रूप से कद्दावर नेता के रूप में नाम लिया जाए तो ठाकुर किशोर सिंह आते हैं, दूसरे आते हैं प्रदीप चौधरी, और पदाधिकारी जो जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में आते हैं डॉक्टर तनवीर। तीनों ने क्या कुछ किया, कुछ लगा आपको
उन्होंने अपनी देखिए, तनवीर तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो दरेसी के तरफ रहने वाले हैं, उनका वहाँ ऑफिस भी है, तो वो तो हो सकता है कि वोट उन्होंने दिलवाया हो, और वैसे भी रुझान कुछ मुस्लिम रुझान जो लग रहा है उनकी मेहनत कामयाब सी लग रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अग्रिम परीक्षा तो किशोर सिंह की है और प्रदीप चौधरी जैसे नेताओं की है। प्रदीप चौधरी तो पुष्पांजलि में रहते हैं, बिल्कुल। अब ये देखेंगे पुष्पांजलि में एकदम हाई क्लास लोग रहते हैं, और वहाँ बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, वहीं इनके घर के बिल्कुल बराबर में पीछे ही बीजेपी का नया कार्यालय खुला है, तो वहाँ पूरा बीजेपी का इलाका है। वो वोट कितना पैसे, तो वो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देखेंगे कि कितने वोट दिलवा पाते हैं। किशोर सिंह टाउनशिप पे रहते हैं, रिफाइनरी क्षेत्र में, तो उनके प्रभाव के ठाकुर बाहुल में कितने वोट मिलते हैं। बिल्कुल सही बात। ये एक चर्चा आम चौराहे पर है, और ये हम लोग 23 तारीख को देखेंगे, और हमारी तो जनता से भी अपील है कि वो इसका मिलान करें, देखें और पता करें और टोकें कि भाई आप तो जो है बड़े नेता थे, आपने क्या किया, तो इतने वोट नहीं। लेकिन 23 मई के बाद जवाब देना पड़ जाएगा सभी की सभी को। मैं हेमंत जी एक सोशल मीडिया की भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल, सोशल मीडिया की चर्चा करना हम आपसे भूल गए। सोशल मीडिया पर इस समय ये मुद्दा छाया रहा है चुनाव का, क्योंकि हम कल से देख रहे हैं, जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, वोटिंग से लेकर के अब तक लगातार ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो किसकी प्रतिक्रिया ज्यादा है, किसकी कम है, अगर हम इस पर चर्चा करें तो आपने भी महसूस किया होगा, आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप पर। अभी नहीं है, मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही, यानी मतदान से पहले स्टार जो प्रचारक हैं हेमा मालिनी के जो पतिदेव हैं धर्मेंद्र, वो यहाँ आए और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो यहाँ प्रचार किया, काफी कुछ डायलॉग बाजी से लोगों का मन मोहा। और जब हमने वो खबर उनकी चलाई, तो जो खबर के नीचे जो कमेंट्स आते हैं जी, उस कमेंट्स में हमने देखा कि 80% जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, 80% युवा वर्ग ने बीजेपी को सपोर्ट किया जी, जबकि 20 जो परसेंट हैं वो उसमें बहुत सारे थे, जिसमें कांग्रेस के भी शामिल थे और सपा के भी शामिल थे और अन्य पार्टियों के भी, आरएलडी के भी हमने भी देखा। लेकिन जो रुझान जो रहा 80% में, एक बात, केवल एक खबर की बात नहीं कह रहा, और भी खबर हमने डाली, उसमें जो हमने रेशियो देखा वो कहीं 70% था, तो कहीं 60% था, कहीं 80% था, तो कहीं 75%। तो ये जो रुझान जो सोशल मीडिया पर आ रहा है बीजेपी के लिए, ये क्या कह रहा है? बीजेपी क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा या कुछ यथार्थ में भी आएगा? बीजेपी के लिए संतोष व्यक्त करने वाली चीजें हैं सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया का भी अपना महत्व है, और ऐसा नहीं कि ये जो है, जो जागरूक लोग हैं वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 80-90% प्रतिक्रियाएं बीजेपी के फेवर में है। बिल्कुल सही, बीजेपी जीत रही है, हेमा जिंदाबाद। लेकिन मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि ये जो 80% और 70%, 60%, 75% का जो रेशो बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, इसका यथार्थ से क्या लेना देना? जरा बात तो ये बात सही है, वहाँ तो भावनाओं में बहता है। एक बीजेपी का जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा और इस तरह के युवा वर्ग भी है उससे जुड़ा हुआ, तो वो सब ज्यादातर अपना सोशल मीडिया उपयोग करते हैं। अब वो गठबंधन का जो वोट बैंक है जिसकी हम चर्चा करें, जो गाँव देहात में है वो इतना यूज नहीं करता है, उनके बेटे करते हैं, उनके बेटे सर्विस करते हैं या कहीं हैं तो वो थोड़ा बहुत यूज करते हैं। तो ऐसा पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि इतना बड़ा बहुमत से बीजेपी 80% में है और गठबंधन 20%, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा सा रुझान पता चलता है। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि वो रुझान किस रूप में देखा जाए, यथार्थ की बात करने वाली बात होती है। जब हम लोग कहीं बैठते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हमें अंदर से लगता है कि हमें इस पर कमेंट करना चाहिए, वो उस समय एक भावना होती है, हम उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन वो उसी के साथ, उसको बंद करने के साथ हम जब बिजी हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं चेंज हो जाती है, वो भावना वहीं में रह जाती है। आप उसकी बात करें सोशल मीडिया पर 18 वर्ष से नीचे के मैं समझता हूँ 25-30% कमेंट्स हैं जो मतदाता ही नहीं है, तो अब उसका आप चर्चा ये करेंगे सब इनको 80% बहुमत होना है, ऐसा नहीं। नहीं, मैं यही नहीं करेगा 80% से मतलब ये है कि हाँ, ये बात सही है कि सोशल मीडिया पर हावी है बीजेपी, और बीजेपी के लोगों ने सोशल मीडिया को अपना एक सही प्लेटफॉर्म चुना और उससे उनका रुझान मिला। अब की बार तो आपने भी देखा होगा, ज्यादा उन्होंने ऐड अखबारों में नहीं दिए और सोशल मीडिया से ही काम चला लिया। रसोई से धुआं हट रहा है, ये सब चीजें चली थी, ये सब चीजें देखी। कुल मिला के हमारा यहाँ चर्चा करने का जो विषय था, और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अलग अलग एंगल पर, अलग अलग बिंदुओं पर, जो हम चौराहे पर, चौपालों पर, घर पे, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जो
चर्चाएं हो रही हैं, उन्हीं चर्चाओं से कुछ चीजें निकाल करके हम आने वाले अपने जो पर चर्चा करेंगे या अपना एपिसोड बनाएंगे वो। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जी जो आज चर्चा का हमारा विषय है, हम जो को लेकर बैठे हैं, वो पब्लिक के बीच में से ही निकल कर आया। जहाँ हम लोग चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर लोग हमसे पूछते भी हैं ऐसे पत्रकार के भाई कहाँ कैसे, हम उनके बीच बैठकर उनके बारे में जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जहाँ आज हमें ये आइडिया मिला कि हम पदाधिकारी, क्योंकि ये परीक्षा केवल प्रत्याशियों की नहीं बल्कि उनके पार्टियों से जुड़े पदाधिकारियों की है, जिन पर पार्टी अपने कई सालों से अपना विश्वास जताती हुई चली आई और उनके द्वारा ये माना गया कि अगर वो पदाधिकारी जिलाध्यक्ष हैं तो वो कुछ न कुछ कर रहे हैं हमारे, और समीक्षा भी की जाती है। लेकिन अब की बार ये प्रत्याशियों की ही परीक्षा नहीं बल्कि उस प्रत्याशी से और उस पार्टी से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों की भी अग्नि परीक्षा है। और इस अग्नि परीक्षा का परिणाम 23 मई को आएगा, तब पता चलेगा। और उसके बाद सभी पार्टियों में, जहां तक मैं लगता हूं कि सभी पार्टियां इसमें आत्ममंथन करेंगी और पदाधिकारी उनके कार्यों पर मंथन करेंगी। हम लोगों ने जिन नेताओं के बड़े, हमारे जो मथुरा जनपद के हैं बड़े सीनियर लीडर्स हैं, बिल्कुल उनको उनके बारे में चर्चा की है। उनको एक तरीके से ईवीएम ने चुनौती दी है, हमने नहीं दी है। तो ये जनता देखे कि उनके क्षेत्र में, उनके प्रभाव क्षेत्र में वो कितना वोट डलवा पाए अपने कैंडिडेट के लिए, यही देखने वाली बात है। यही हमारा चर्चा का विषय है। तो फिर 23 मई को ही पता चलेगा कि दम भरने वाले जो पदाधिकारी और पार्टी से जुड़े लोग हैं वो कितने पानी में हैं, ये पता चलेगा 23 मई को। तो इसी चर्चा को लेकर हम फिर पुनः हाजिर होंगे एक बार एक अन्य टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंच न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा।